नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। साथियों, आज हम लोग सीटेट पेपर 2 में साइंस के अंतर्गत एनसीईआरटी क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्राणियों में पोषण। तो हम लोग एनसीईआरटी साइंस के क्लास 7 के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, प्राणियों में पोषण, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पोषण क्या होता है, वसा क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होता है, विटामिन क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, खनिज लवण क्या होते हैं। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे मुखगुहिका क्या होती है, गसिका क्या होते हैं, अमाशय क्या होते हैं, छोटी आंत क्या होती है, बड़ी आंत क्या होती है, गूदा क्या होता है, लाल ग्रंथियाँ क्या होती हैं, यकृत क्या होता है, अग्नाशय क्या होता है। तो आज के चैप्टर में हम लोग इतने पॉइंट को कवर करेंगे। तो यह चैप्टर सीटेट पेपर 2 में साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से हर बार पेपर में प्रश्न पूछा गया है कि ग्रंथियाँ क्या होती हैं, अग्नाशय का क्या काम होता है, पाचन तंत्र के बारे में पूछा जाता है। तो यह एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए फिर हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आप लोग क्लासेस की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। वहीं पे आपको क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं। एनसीईआरटी क्लास 6 का साइंस का सारे चैप्टर कवर हो गए हैं, उसकी नोट्स आपको कल या परसों में मैं शेयर कर दूँगा टेलीग्राम पे। उसके बाद जैसे ही क्लास 7 के चैप्टर समाप्त होंगे, इसकी भी नोट्स आपको मैं शेयर कर दूंगा। चलिए फिर सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राणियों में पोषण। तो सबसे पहला पॉइंट है पोषण। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं उसके उपयोग की विधि को हम लोग पोषण कहते हैं। तो पोषण क्या होता है, पहला पॉइंट तो यही बनता है। तो सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की विधि को हम लोग पोषण कहते हैं। जिस प्रक्रिया से अपने भोजन और आहार के जो भी गुण व तत्व इत्यादि होते हैं वह आपके शरीर को प्राप्त होते हैं। जैसे कि प्रोटीन हो गया, मांसपेशियों के विकास में सहायक माना गया है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, ऊर्जा देते हैं। विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता हो गई। आँखों, त्वचा, बालों, हड्डियों, नाखूनों को स्वस्थ आदि के लिए जिम्मेदार खनिज एवं लवण, हड्डियाँ, रक्त, मज्जा के स्वास्थ्य एवं रक्तचाप नियंत्रण के लिए उपयोगी इस पोषण कहा जाता है। तथा अंग्रेजी में न्यूट्रिशियन। इसके लिए पोषक तत्वों में भोजन लेना ही नहीं बल्कि उनका अपनी आंतों के जरिए हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होना भी जरूरी माना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोषण के रूप में क्या हो गया, जो हम लोग खाते हैं डेली वो सब हमारे पोषण का काम करता है, चाहे वो खाने का हो गया कुछ भी। तो खाने वाले जितने पदार्थ होते हैं वो हमारा पोषक का। पालन पोषण के अर्थ में जब पोषण शब्द का प्रयोग होता है तब उसका अर्थ होता है नर्चरिंग। यानी नर्चरिंग क्या होता है, यानी किसी जीव, वनस्पति या जंतु की समुचित देखभाल करके उसे बड़ा करना। पालन यानी अपब्रिंगिंग कहते हैं, अपब्रिंगिंग। तो पालन पोषण के अर्थ में जब पोषण शब्द का प्रयोग होता है तब उसका अर्थ होता है नर्चरिंग, और यानी किसी जीव, वनस्पति या जंतु की समुचित देखभाल करके उसे बड़ा करना। पालन यानी अपब्रिंगिंग कहलाता है। भोजन कई रासायनिक पदार्थों के सम्मिश्रण से बनता है। तो भोजन जो होता है वह कई रासायनिक पदार्थों के सम्मिश्रण से बनता है, जैसे वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो कौन कौन से होते हैं, वसा, प्रोटीन्स एवं विटामिन्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज लवण। तो कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज लवण। वसा क्या होता है, तो वसा क्या होता है, वसा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तरह ही कार्बनिक यौगिक होते हैं जो प्रकृति में बहुतायत में उपलब्ध हैं। वसा ग्लिसरीन तथा वसीय अम्ल का मिश्रण होता है जिन्हें छूने पर चिकनाई महसूस होती है। 1 ग्राम वसा में लगभग शरीर को 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वसा मुख्यतः प्राकृतिक तेल, सूरजमुखी, मूंगफली, पनीर, दूध, मक्खन, मछली, मांस में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो वसा होती है जो जिसे छूने पर चिकनाई महसूस होती है, वह 1 ग्राम वसा से लगभग शरीर को 9 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वसा मुख्यतः प्राकृतिक तेल, सूरजमुखी, मूंगफली, पनीर, दूध, मक्खन, मछली, मांस में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन भी एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो प्रोटीन भी क्या होते हैं, एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलने से बनते हैं। तो प्रोटीन जो होते हैं भी एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनते हैं। प्रोटीन में कार्बनिक यौगिक होता है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मिलने से प्रोटीन हमारे आहार में सबसे प्रमुख स्थान होता है, क्योंकि यह शरीर में वृद्धि, विकास और टूट फूट की मरम्मत करने के लिए उत्तरदायी होता है। प्रोटीन के द्वारा ही रक्त, मांसपेशियां, तंतु, त्वचा, बाल आदि निर्मित होते हैं। इसलिए जीवित रहने के लिए प्रोटीन बहुत ही आवश्यक होती है। अधिकतर एंजाइम, हार्मोन, एंटीजन, एंटीबॉडी सब प्रोटीन के ही बने होते हैं। प्रोटीन मुख्य रूप से दालों में, अनाज में, चावल में, दूध में तथा मांसाहारी पदार्थ में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर में भोज्य पदार्थों के द्वारा पहुंचते हैं तथा अपनी उपस्थिति के कारण विभिन्न प्रकार के उपापचय क्रियाओं में मदद करते हैं और शारीरिक वृद्धि तथा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और सी। और वसा में घुलनशील कौन होते हैं? ए, डी, ई, के, यानी कीड़ा। इसकी ट्रिक क्या होती है? वसा में घुलनशील विटामिन की ट्रिक होती है कीड़ा। क्या होती है? कीड़ा, के, ई, डी, ए। के से विटामिन के, ई, डी, ए। तो विटामिन ए, डी, ई, के वसा में घुलनशील होते हैं, वहीं बी, सी जल में घुलनशील होते हैं। यह सभी अस्थि, दांतों, त्वचा, बाल, आँखों संबंधी विभिन्न अंगों की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए लाभदायक और महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। तो यह सभी अस्थि जो होते हैं, दांतों, त्वचा, बाल, आँखों संबंधी विभिन्न अंगों की क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए लाभदायक और महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट वह पोषक पदार्थ होते हैं जिनका भोज्य पदार्थों में विशेष स्थान होता है, क्योंकि यह भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के सभी जीव जंतुओं में मुख्य पोषक पदार्थ होता है। दैनिक कार्य करने के लिए सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए कार्बोहाइड्रेट की अतुलनीय भूमिका होती है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वह पोषक पदार्थ होते हैं जिनका भोज्य पदार्थों में विशेष स्थान होता है, क्योंकि यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सभी जीव जंतुओं का मुख्य पोषक पदार्थ होते हैं। दैनिक कार्य करने के लिए सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए कार्बोहाइड्रेट की अतुलनीय भूमिका होती है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, जिससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान अर्थात 2:1 होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को लगभग 70% ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट चावल, मक्का, गेहूँ, बाजरा, चुकंदर, शकरकंद और विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों से उपस्थित होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। शुगर, जब हमारा पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है तो प्रतिक्रिया स्वरूप या ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। शरीर इसका इस्तेमाल ऊर्जा के रूप में करता है। तो जब हमारा पाचन तंत्र कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है तो उस प्रतिक्रिया स्वरूप या ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। शरीर इसका इस्तेमाल ऊर्जा के रूप में करता है। खनिज लवण वह अकार्बनिक पदार्थ जो हमारे शरीर के लिए सूक्ष्म मात्रा में आवश्यक होते हैं, किंतु अपनी उपस्थिति के कारण ही विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में सहायता प्रदान करते हैं, यानी सहायता प्रदान करें, उन्हें हम लोग खनिज लवण कहते हैं। मानव शरीर में लगभग 24% खनिज लवण विद्यमान होते हैं। खनिज लवण जो होते हैं हमारे शरीर का महत्व 4% भाग बनाते हैं, किंतु यह वृद्धि और विकास के लिए परम आवश्यक होते हैं, जिनमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फेट, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम मुख्य खनिज लवण के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ में सूक्ष्म खनिज लवण के अंतर्गत लोहा, मैग्नीज, तांबा, आयोडीन, कोबाल्ट, क्लोरीन आदि में शामिल किया गया है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसकी उपयोग का विधि सम्मिलित होती है। कार्बोहाइड्रेट संगठक जटिल पदार्थ होते हैं। पाचन क्या होता है? तो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल के रूप में बदल देते हैं। इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। तो जटिल खाद्य पदार्थों को सरल के रूप में बदल देते हैं, इस प्रक्रम को हम लोग पाचन कहते हैं। प्राणियों में पोषण की आवश्यकता के लिए भोजन अंतर्ग्रहण की विधियाँ एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित होता है। हार, नाल तथा स्वायु ग्रंथियाँ संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र पर निर्माण करती हैं। तो प्राणियों में जो पोषण की आवश्यकता के लिए भोजन अंतर्ग्रहण की विधियाँ एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित होता है। हार, नाल तथा स्वायु ग्रंथियाँ संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र पर निर्माण करती हैं। मुख, गुहिका, ग्रसिका, अमाशय, शुष्रांत, छोटी आंत आदि। बृहदांत यानी बड़ी आंत, गुदा, ये सभी भाग मिलकर आहार नाल पाचन नली का निर्माण करते हैं। वहीं पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियाँ लाल ग्रंथियाँ, यकृत, अग्नाशय होती हैं। लाल ग्रंथियाँ क्या होती हैं? तो लाल ग्रंथियाँ जो होती हैं हमारे मुंह में मौजूद एक ऐसा अंग है जो लाल बनाती हैं, या केवल स्तनधारियों में पाई जाती हैं, या एक एक्सोक्राइन ग्रंथियाँ हैं जो शरीर के बाहर या शरीर के गुहा के भीतर पदार्थों को निकालती हैं। लार में बलगम, लवण, जीवाणु रोधी, यौगिक, एंजाइम तथा पानी के साथ विभिन्न रसायन शामिल होते हैं जो मुंह में पीएच को नियंत्रित करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब हम किसी स्वादिष्ट भोजन को देखते हैं या सोचते हैं तो लार की मात्रा बढ़ जाती है, परंतु जब हम सोते हैं तो यह घट जाती है। मूल रूप से लार एक जल पदार्थ है जो पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। लाल ग्रंथियाँ 24 घंटे में लगभग 1 से 1.5 लीटर तक लार को स्रावित करती हैं। यकृत क्या होता है? तो यकृत लीवर को कहते हैं। मनुष्य शरीर में महत्वपूर्ण अंग माना गया है जो कि पाचन में सहायक होता है। यह पित्त रस कफ बनाता है, वसा में पचाने में सहायता करता है तथा शरीर की अशुद्धियों का अवशोषण करता है। यकृत को जिगर या कलेजा एवं अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, जो मानव शरीर का एक अंग है। यकृत केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। तो यकृत लीवर को कहते हैं।
यह मनुष्य शरीर में महत्वपूर्ण अंग होता है जो कि पाचन में सहायक होता है या पित्त रस को बनाता है, वसा में पचाने में सहायता करता है तथा शरीर की अशुद्धियों को अवशोषण करता है। यकृत को जिगर या कलेजों में एवं अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, जो मानव शरीर का एक अंग होता है। यकृत केवल कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। यह भोजन में ली गई वसा के अपघटन में पाचन क्रिया को उत्प्रेरित कर तेज करने का कार्य करता है। इसका एकत्रीकरण पित्ताशय में होता है। यकृत जो होता है वह अतिरिक्त वसा को प्रोटीन में परिवर्तित करता है एवं अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करने को भी कार्य करता है, जो कि आवश्यकता पड़ने पर शरीर को प्रदान किया जाता है। अग्नाशय भी एक सहायक पंचनांग होता है। इसका आकार सी जैसा होता है। यह सी की आकृति की ग्रहणी के दो भुजाओं के बीच से निकलता है, जो यकृत तथा अमाशय के नीचे की ओर स्थित होता है, जो अंतर्योजनी द्वारा सधी हुई मछली के जैसे आकार की कोमल एवं गुलाबी रंग की चपटी हुई मिश्रित ग्रंथि होती है। जैसा कि फिगर में आप लोग देख रहे होंगे, या सी आकार का बना हुआ होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। या कोशिकाओं के विशेष प्रकार की झिल्ली के द्वारा घिरी रहती है, जबकि इनको मैलोरी अनजान अभिरंजक से लाल रंग में रंग सकते हैं। पाचक रस क्या होता है? तो पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देता है। तो पाचक रस जो होता है वह जटिल पदार्थों को सरल रूप में बदल देता है। अंतर्ग्रहण क्या होता है? भोजन के अंतर्गत मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लाने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। दांत क्या होते हैं? तो वयस्कों के पास आमतौर पर 32 दांत होते हैं। दांतों के प्रकार कुछ इस तरह के होते हैं। किंतक दांत होता है, रत्नक दांत होता है, अग्र चौड़क दांत होता है, चौड़क दांत होता है। दांतों से पेपर में कई बार प्रश्न पूछा गया है। किंतक दांत, रत्नक दांत, अग्र चौड़क दांत, चौड़क दांत, इतने 4 प्रकार के दांत होते हैं। कीटक या छेदक दांत क्या होते हैं? तो दांत के प्रकार में कीटक दांत जो होता है वह तेज धार वाले छेनी जैसे चौड़े होते हैं और भोजन के पकड़ने, काटने और कुतरने के कार्य करते हैं। हर जबड़े में इनकी संख्या 4 होती है। भेदक या रत्नक दांत क्या होता है? तो रत्नक दांत नुकीले दांत होते हैं और भोजन को चीरने या फाड़ने का कार्य करते हैं। प्रत्येक जबड़े में 2 की संख्या में होता है। अग्र चौड़क दांत क्या होता है? दांत के प्रकार में अग्र चौड़क दांत किनारे पर चपटे, चौकोरे और रेखादार होते हैं। इनका कार्य भोजन को चबाना है और ये हमारे प्रत्येक जबड़े में 4 की संख्या में होते हैं। और चौड़क दांत, दांत के प्रकार में चौड़क दांत के सिर चौरस व तेज धार के होते हैं। इसका मुख्य कार्य भोजन को चबाना और प्रत्येक जबड़े की 6 की संख्या में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख और मुख गुहिका। तो भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहलाती है। लाल रस चावल के मंड में को शकरा में बदल देती है। तो लाल रस जो होती है चावल के मंड को शकरा में बदल देती है। जीभ एक मांसल पेशी अंग होता है जो पीछे की ओर मुख गुहिका के अधर तल में जुड़ी हुई होती है। हम बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ होती हैं जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। भोजन नली क्या होती है? तो ग्रास नली, जिसे हम लोग इसाफगस, लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक सकरी पेशी नली होती है जो मुख के पीछे गलकोश से आरंभ होती है, सीने से थोरेसिक डायफ्राम से गुजरती है और उधर स्थित हृदय द्वार पर जाकर समाप्त होती है। ग्रास नली ग्रासनी से जुड़ी तथा नीचे अमाशय से खुलने वाली नली होती है। तो इसी को हम लोग ग्रास नली बोलते हैं। जो ये नली आपको दिख रही है इसी को ग्रास नली बोलते हैं। अमाशय क्या होता है? अमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना होती है या चपटाओं की आकृति का होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। या एक ओर गसिका ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है और दूसरी ओर क्षुधांतरा से खुलता है। अमाशय का आंतरिक स्तर सतहृदय, श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल अमाशय वेव आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन वेव साथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं। साथ ही यह मध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों की क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन और को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राणियों में पोषण। तो सुजान में अवशोषण। तो भोजन के सभी घटकों का पाचन सुजान को पूरा हो जाता है। सुजान में अवशोषण एवं स्वांगीकरण लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली होती है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। आंशिक रूप से पचा भोजन सुजान के निचले भाग में पहुंचता है। यहाँ आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देती है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर सुजान की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं से चला जाता है।
इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। क्षुद्रांत की अतिरिक्त भित्ति पर अंगुलियों के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रंध्रकूट कहते हैं। या दीर्घरोम पचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तल क्षेत्र बढ़ा देते हैं। प्रत्येक दीर्घरोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। दीर्घरोम की सतह से पचे हुए भोजन को अवशोषण होता है। अवशोषित पदार्थों का हस्तांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को बनाने में किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता, बीजदांत्र में भेज दिया जाता है। इसी को हम लोग जैसे जो फिगर में आप लोग देख रहे हैं, इसी को क्षुद्रांत बोलते हैं। चलिए आगे। अवशोषण क्या होता है? पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति से रुधिर वाहिकाओं में जाने की प्रक्रिया को अवशोषण कहलाता है। दीर्घरोम क्या होता है? तो पचे हुए भोजन के अवशोषण की तल क्षेत्र को बढ़ा देते हैं। स्वांगीकरण क्या होता है? अवशोषित पदार्थों का हस्तांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जटिल पदार्थों को बनाने से किया जाता है। बृहदांत्र यानी बड़ी आंत क्या होती है? तो बृहदांत्रा या क्षुद्रांत्रा की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों को अवशोषण करना होता है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है, अर्ध ठोस मल के रूप में रहता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है। इसे हम लोग निष्कासन कहते हैं। घास खाने वाले जंतुओं का पाचन। तो गाय, भैंस तथा घास खाने वाले जंतु रूमेन, ये जंतु पहले घास को जल्दी जल्दी निगलकर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन प्रथम अमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में अमाशय 4 वर्गों में बटा होता है। रूमेन में आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कण कहते हैं। बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है तथा जिसे वह चबाते रहते हैं, जिसे रोमंथन या जुगाली करना कहते हैं। ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट रूमिनेंट जंतु है जो सेलुलोज का पाचन कर सकते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बृहदांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है। अमीबा में संभरण एवं पाचन। तो अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव माना गया है। अमीबा के कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है। अमीबा निरंतर अपनी आकृतियों स्थिति बदलता रहता है। पदाव या कृत्रिम पाव जिससे यह गति करते हैं, भोजन पकड़ते हैं, खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। तो खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं, जिससे खाद्य पदार्थों को सरल रूप में बदल देते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। आज के सेशन में हम लोगों ने प्राणियों में पोषण के बारे में पढ़ा, जो कि एनसीईआरटी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 था। तो यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। मैं आशा करता हूँ चैप्टर आपको आसानी से समझ में आया होगा। ऐसे ही सेशन देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तथा आप लोग क्लासेज की नोट्स और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। वहीं पर आपको क्लासेज की नोट्स और PDF प्रोवाइड की जाती है। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।